नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एएफओ, आईबीपीएस, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, यूपी कैटेट, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को हम रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है, वीडियो नंबर 4, जो कि सोयल साइंस से है। ठीक है, इस समय हम सोयल साइंस को जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको हम कवर करेंगे। तो 3 वीडियो बन चुकी है सोयल साइंस की, अगर आप लोग नहीं देखें तो उनको जरूर देखिएगा। ये वीडियो नंबर 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है कि मृदा का औसत स्थूल घनत्व कितना होता है। 2.5 से 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, या 1.02 से लेके 1.80 ग्राम घन सेंटीमीटर, या सी ऑप्शन है 1.0 से लेके 1.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। चौथा ऑप्शन है 1.2 से 1.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इन चारों में से बताना है कि मृदा का औसत स्थूल घनत्व कितना होता है। ठीक है, स्थूल घनत्व के हम क्या कहते हैं, स्थूल घनत्व को आप याद रखेंगे, स्थूल घनत्व को बीडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बीडी भी दे सकता है, तो ये आप याद रखेंगे, स्थूल घनत्व को हम बीडी कहते हैं। एक इसकी परिभाषा यहाँ पर लिख लेंगे कि स्थूल घनत्व कहते किसे हैं। ठीक है, स्थूल घनत्व की परिभाषा लिख लेंगे, एक इकाई शुष्क मृदा। ठीक है, शुष्क मृदा का आयतन भार। ठीक है, एक इकाई शुष्क मृदा का आयतन का भार क्या कहलाता है, ये हमारा स्थूल घनत्व कहलाता है, यानी कि बीडी कहलाता है। ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा। एक इकाई शुष्क मृदा का आयतन भार क्या कहलाता है, स्थूल घनत्व कहलाता है। ये आपको याद होना चाहिए, यानी कि बीडी कहलाता है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है किसमें से कि और स्थूल घनत्व कितना होता है मृदा का औसत। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1.02 से लेके 1.80 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछता कि कले मृदा का स्थूल घनत्व कितना होता है, तो कले मृदा का स्थूल घनत्व कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ये कले का है। ठीक है, कले मृदा का स्थूल घनत्व जो है 1.0 से लेके 1.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद कभी कभी बालू का भी पूछ लेता है, तो ये बालू का हो जाएगा। ठीक है, बालू का कितना होता है, 1.2 से लेके 1.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ये आपको याद होना चाहिए। कभी कभी एक चीज़ और ऑर्गेनिक मैटर का भी पूछ लेता है, तो ऑर्गेनिक मैटर का भी कितना होता है बल्क डेंसिटी, ये आपको बताना है। तो इसका बल्क डेंसिटी होता है 0.5 से लेके, यानी कि 0.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। ठीक है, घन सेंटीमीटर ये हो जाएगा ऑर्गेनिक मैटर का। तो ये सभी चारों के बारे में हम डिस्कस कर लिए हैं। और यहाँ पर जो ही दिया है 2.5 से लेकर 2.7 तक जो दिया है, ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा कण घनत्व का। ठीक है, कण घनत्व का हो जाएगा, यानी कि पीडी का हो जाएगा। आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो चारों के बारे में हम डिस्कस कर लिए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है किसी मृदा में पानी के प्रवेश करने की दर को क्या कहा जाता है। ठीक है, अंतःस्रावण कहते हैं, अंतःस्पंदन कहते हैं, सतह जलवाह कहते हैं, या उपयुक्त सभी कहते हैं। ठीक है, अंतःस्रावण यानी कि ये होता है परकोलेशन, इसको इंग्लिश में परकोलेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, परकोलेशन कहा जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। अंतःस्पंदन मतलब होता है, अंतःस्पंदन का मतलब होता है कि इसको थोड़ा देख लेंगे, इनफिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, इसका इंग्लिश होता है इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन होता है इसकी हिंदी। और इसके बारे में सतह जलवाह के बारे में आप लोग जानते हैं, इसको रनाफ कहा जाता है। ठीक है, रनाफ के नाम से इसको जाना जाता है, या कह सकते हैं सीपेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, सीपेज कहा जाता है। तो इसमें से बताइए कौन सा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा अंतःस्पंदन, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसको इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, अंतःस्रावण कैसे कहते हैं, यानी कि पार्कोलेशन क्या होता है। पार्कोलेशन की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बार बन जाते हैं। पानी का मृदा में प्रवेश करने
पानी का मृदा में प्रवेश करने के बाद मृदा कणों से होते हुए पादप के जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाना क्या कहलाता है? ये हमारा अंतःस्रावण कहलाता है, यानी कि इसको पार्कुलेशन कहा जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों को पौधों की पहुंच से दूर ले जाता है। कौन दूर ले जाता है? इन्फिल्ट्रेशन, पार्कुलेशन, सीपेज या सभी। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों को पौधों की पहुंच से दूर ले जाता है, यानी कि ये मृदा हो गई, मृदा के अंदर ये जल आ गए। जल जब इसमें आएंगे तो इसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उसको घुलनशील करके जड़ क्षेत्र से नीचे की तरफ लेके चले जाते हैं। ठीक है, ये कौन काम करता है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पार्कुलेशन काम करता है। बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीपेज के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। ये क्या काम करता है? सेम की समस्या उत्पन्न करता है। ठीक है, सेम की समस्या कौन उत्पन्न करता है? तो ये उत्पन्न करता है सीपेज। ठीक है, इसको आपको याद होना चाहिए। किस प्रकार उत्पन्न करता है इसको भी थोड़ा देख लेंगे, यानी कि जल के कारण मृदा का दलदल बनाना। ठीक है, जल के कारण मृदा को दलदल बनाना, ये किसका काम होता है? ये सीपेज का काम होता है, जिसके कारण सेम की समस्या हो जाती है, मृदा दलदली हो जाती है। ठीक है, तो ये सीपेज के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है मृदा के कणों पर शुरुआती अवस्था में जल किस बल द्वारा अधिशोषित होता है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है मृदा के कणों पर शुरुआती अवस्था में जल किस बल द्वारा अधिशोषित होता है? ससंजन बल के कारण, असंजन बल के कारण, या दोनों के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, पहले हम जानेंगे ससंजन बल क्या होता है। ससंजन बल की परिभाषा जानेंगे। ठीक है, ससंजन बल कहते किसे हैं, यानी कि इसको आप नोट कर लेंगे। दो समान अणुओं के मध्य लगने वाले बल क्या कहलाते हैं? ये ससंजन बल कहलाते हैं। ठीक है, ससंजन बल कहलाते हैं, ये आपको याद रखना है। दो समान अणुओं के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ससंजन बल कहते हैं। ये आपको याद होना चाहिए कि ससंजन बल की परिभाषा। यहाँ पर थोड़ी इंग्लिश आप सुधार कर लेंगे, ये CO रहेगा और ये AD रहेगा। ठीक है, ये AD रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए चलते हैं, देखते हैं असंजन बल किसे कहते हैं। ठीक है, इसकी भी परिभाषा थोड़ी जानेंगे कि असंजन बल किसे कहा जाता है, यानी कि इसकी परिभाषा को भी आप नोट कर लेंगे। दो असमान अणुओं के मध्य लगने वाला बल। ठीक है, लगने वाला बल क्या कहलाता है? ये कहलाएगा हमारा असंजन बल। ठीक है, दो असमान अणुओं के मध्य लगने वाले बल को असंजन बल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में यही पूछा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असंजन बल। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है पौधों के लिए प्राप्य जल कौन सा है? ठीक है, जो पौधे द्वारा प्राप्त किया जाता है वह जल कौन सा है? आर्द्रताग्राही जल, गैसीय जल, या गुरुत्वाकर्षण जल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण जल। सी ऑप्शन हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कितना प्राप्त होता है? 1/3 भाग होता है। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। यह एक प्रकार का स्वतंत्र जल भी इसको कह सकते हैं, स्वतंत्र जल भी इसको कहा जाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। मतलब आर्द्रताग्राही जल वह जल होता है, यानी कि जिसके अंदर मृदा कणों पर द्विध्रुवीय अभिविन्यास द्वारा आधारित होता है। इन कणों पर जो जल होता है वो कितना होता है? 31 ATP होता है। ठीक है, ATM होता है, ATP नहीं रहेगा, ATM रहेगा।
31 एटीएम से लेके ये होगा 10,000 एटीएम तक होगा। ठीक है, एटीएम को क्या कहते हैं, एटमोस्फेयर बोला जाता है, यानी कि प्रेशर दाब जो होता है, फोर्स दाब जो पड़ता है उसको एटीएम या एटमोस्फेयर कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि गुरुत्वाकर्षण जल में कितना एटीएम होता है, यानी कि 31 से लेके 10,000 एटीएम होता है। ठीक है, एटमोस्फेयर होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं केसीय जल जो होता है, केसीय जल के अंदर जो एटीएम होता है वो कितना होता है, 1/3 से लेकर ये होगा 31 एटीएम होगा। ठीक है, एटमोस्फियर होगा कितना, ये हो जाएगा 1/3 से लेके 31 एटीएम होगा। ये किस में होगा, केशीय जल में। ये भी आपको याद होना चाहिए। केशीय जल कहते किसे हैं, यानी कि केशीय जल आर्द्रताग्राही वह क्षेत्र धारित के मध्य उपस्थित जो जल होता है उसको केशीय जल कहा जाता है। ठीक है, आर्द्रताग्राही और क्षेत्र धारिता के मध्य जो उपस्थित जल होता है उसको क्या कहते हैं, केशीय जल कहा जाता है। ये भी आपको याद होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। एक चीज़ और आप लोग यहाँ जानेंगे, यानी कि जो 15 एटीएम होता है, यानी 15 एटीएम से लेके 31 एटीएम जो होता है, इस पर जो जल होता है इसको क्या कहते हैं, आंतरिक केशिका जल कहते हैं। ठीक है, आंतरिक केशिका जल का अगर पूछ ले एटीएम कितना होता है तो आपको बताना है आंतरिक केशिका जल का जो एटीएम होता है वो कितना हो जाएगा, 15 एटीएम से लेके 31 एटीएम तक होता है। इसको क्या कहते हैं, आंतरिक केशिका जल कहा जाता है। एक चीज़ और यहाँ पर देखेंगे कि 15 एटीएम जो होता है, 15 एटीएम से अधिक दबाव पर पानी ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, पौधे मुरझा जाते हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए कि 15 एटीएम से अधिक दबाव पर पानी ग्रहण नहीं कर पाती है फसल जो होती है हमारी, और जिसके कारण क्या होते हैं, पौधे जो होते हैं मुरझा जाते हैं। और जो प्राप्य जल होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण जल वाला जो प्राप्त होता है, यानी कि 1/3 से लेके 15 ये होता है एटीएम। ठीक है, ये हमारे प्राप्त होते हैं। तो ये सी ऑप्शन इसमें राइट था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वह जल जो मृदा की उचित व्यवस्था होते हुए भी गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर के नीचे जाने से रोक लेती है उसको क्या कहा जाता है, जल धारण क्षमता, क्षेत्र धारिता, मुरझान बिंदु या आर्द्रताग्राही जल। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आप लोगों का परिवार है। यहाँ पर एग्रीकल्चर के जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं सबकी तैयारी करवाई जाती है और फ्री में तैयारी करवाई जाती है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता है। तो आप लोग ईमानदारी के साथ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इसका आंसर बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि जो लोग इसका आंसर बी बता रहे हैं वो लोग एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बी ऑप्शन की बात करें तो इसका जो होता है एटीएम कितना होता है, 1/3 एटीएम होता है। ठीक है, 1/3 एटीएम होता है किसका, क्षेत्र धारिता का। मुरझान बिंदु के बारे में बताए हैं, कितना एटीएम होता है इसका, 15 एटीएम होता है। ठीक है, 15 एटीएम होता है। आर्द्रताग्राही का ये आप लोगों को मालूम है कि 31 से लेकर 10,000 एटीएम होता है। ठीक है, 10,000 एटीएम होता है किसका, ये आर्द्रताग्राही का। ठीक है, और यहाँ पर जल धारण क्षमता का कितना होता है, इसका होता है 0 होता है, 0 एटीएम होता है। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जल धारण क्षमता क्या होता है ये भी आपको याद होना चाहिए। किसी मिट्टी द्वारा जल की अधिकतम मात्रा को धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है, ये जल धारण क्षमता कहलाती है। एक बार दोबारा सुन लीजिए, किसी मिट्टी द्वारा जल की अधिकतम मात्रा को धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, जल धारण क्षमता कहते हैं। इसका जो एटीएम होता है वो 0 एटीएम होता है। ये आपको याद होना चाहिए। ये जो आज की आप क्लास देख रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वीडियो रहेगी, क्योंकि इस वीडियो से या ये सब क्वेश्चन AFO, AS, IBPS, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जितने भी एग्जाम एग्रीकल्चर के हुए हैं सब में इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, उठाकर पेपर आए हुए हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। पीछे हम बता चुके हैं, उसी से रिलेटिव ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ दिया हुआ मृदा जल स्थिरांक दिया हुआ है, एक तरफ दिया है जल धारण तनाव। ठीक है, तो देखते हैं आर्द्रता जल का लगभग 0 होता है, क्षेत्र धारिता का कितना होता है, यहाँ पर आप कर लेंगे 1/,
3 कर लेंगे, ठीक है, 1/3 कर लेंगे। केशिका जल का कितना करेंगे, केशिका जल का भी आप 1/3 एटीएम कर लेंगे, ठीक है, 1/3 एटीएम कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा ये मिस्टेक हो गया, इसको आप कितने कर लेंगे, 10,000 कर लेंगे, ठीक है, 10,000 एटीएम कर लेंगे, यानी 31 से लेके 10,000 एटीएम कर लेंगे। अब आप इसको करिए, कैसे करेंगे। आर्द्रता जल जो होता है ये किसके साथ चला जाएगा, ये 4 के साथ चला जाएगा, फोर्थ ऑप्शन के साथ, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। आर्द्रता जल का एटीएम जो होता है कितना होता है, 31 से लेके 10,000 एटीएम होता है, ये आपको याद होना चाहिए। क्षेत्र धारिता का जो होता है ये 31 एटीएम होता है, यानी कि ये थर्ड के साथ चला जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 3 के साथ चला जाएगा, 1/3 एटीएम होता है, ठीक है। उसके बाद केशिका जल जो होता है, केशिका जल का कितना होता है, इसका हो जाएगा यानी कि 1/3 से लेके 31 एटीएम होता है, ठीक है, एटीएम होता है, ये आपको याद करना है। उसके बाद जल धारण क्षमता जो है इसको पीछे बता चुके हैं कितना होता है, 0 होता है, तो ये फर्स्ट के साथ चला जाएगा, ठीक है। इसका जल धारण क्षमता कितना था, 0 एटीएम होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हो जाएगा यानी कि 2 4 4 3 2 1, ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार आप मिलाप कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है पौधों को प्राप्त जल किस वातावरणीय दाब से प्राप्त होता है, ठीक है, वातावरणीय दाब शब्द आ गया है, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है, एटीएम की बात कर रहा है, ठीक है। वातावरणीय दाब को एटीएम कहा जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा है कि पौधों को प्राप्त जल किस वातावरणीय दाब पर प्राप्त होता है, किस एटीएम पर प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, 1/3 से लेकर 15 एटीएम, दूसरा है 15 से लेकर 31 एटीएम, तीसरा ऑप्शन है 1/3 से कम, चौथा ऑप्शन है 31 से लेकर 10,000 एटीएम, ठीक। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राप्य जल के बारे में पूछा है तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा प्राप्य जल, ठीक है, प्राप्य जल। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये जो 15 से लेकर 31 एटीएम दिया हुआ है ये हो जाएगा आंतरिक केशिकीय जल, ठीक है, आंतरिक केशिकीय जल, ये आपको आंतरिक अतिरिक्त केशिकीय जल। उसके बाद 1/3 से जो दिया हुआ है ये हो जाएगा एटीएम रहेगा, ठीक है, 1/3 से कम रहेगा, ठीक है, से कम रहेगा, इसको कम कर लीजिएगा। 1/3 से कम जो रहेगा ये गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा, ठीक है, किसका रहेगा, गुरुत्वाकर्षण बल का एटीएम रहेगा, एटीएम, ये आपको याद होना चाहिए। 31 से लेके 10,000 जो दिया है ये भी आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर केशिकीय जल का पूछे तो ये भी आप नोट कर लेंगे, अगर केशिकीय जल का पूछे, केशिका जल का, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। केशिकीय जल का जो पूछता है तो उसका जो एटीएम रहेगा कितना रहेगा, वो रहेगा 1/3, ठीक है, 1/3 से लेकर 31 एटीएम, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं, दूसरा हमारा पूछ सकता है 1/3 से लेके 15 एटीएम जो रहेगा ये प्राप्य जल का रहेगा, ठीक है, प्राप्य जल का रहेगा, ये बता चुके हैं। उसके बाद एक और चीज़ क्वेश्चन पूछता है आंतरिक केशिकीय जल, तो आंतरिक केशिकीय जल का जो रहता है 15 से लेके 31 एटीएम, ठीक है, 15 से लेके 31 एटीएम जो होता है ये आंतरिक केशिकीय जल का रहता है, ठीक है, आंतरिक नहीं रहेगा, ये अतिरिक्त केशिकीय जल रहेगा, अतिरिक्त केशिकीय या केशिका जल कह सकते हैं, इसका रहेगा 15 से लेके 31 एटीएम, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया होगा, 15 से लेके 31 एटीएम जो है ये आंतरिक केशिका जो जल है, यह जल जो होते हैं पौधों को ग्रहण करने में असमर्थ रहते हैं, ठीक है, इस जल को क्या करते हैं, पौधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है जल धारण क्षमता क्या होता है, ठीक है, जल धारण क्षमता क्या होता है, ये आपको ये भी याद होना चाहिए, जल धारण क्षमता क्या होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यानी कि किसी भी मृदा द्वारा अधिकतम जल धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, जल धारण क्षमता कहते हैं, ठीक है, किसी भी मृदा द्वारा अधिकतम जल धारण करने की क्षमता को जल धारण क्षमता कहते हैं। इसका जो एटीएम होता है लगभग 0 होता है, ठीक है, कितना होता है, लगभग कितना होता है, 0 होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है मृदा में किसी खास सीमा तक प्रवेश किए बिना मृदा सतह पर बह रहे जल को कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, सतह जल वाह कहा जाता है, या परागमयता कहते हैं, अंतःस्रावण कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है मृदा में नमी की मात्रा,
तो इसमें बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, हाँ तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सतह जलवाह कहते हैं, ठीक है। इसको रन ऑफ के नाम से भी जाना जाता है, रन ऑफ कह सकते हैं इसको, रन ऑफ कहेंगे, या सीपेज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, सीपेज कहते हैं इसको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। एक क्वेश्चन हमारा छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 9, इसको देख लेते हैं। मृदा में नमी की मात्रा ज्ञात करने की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है, यानी कि सर्वाधिक प्रभावित विधि कौन सी हो जाएगी। पृष्ठीय तनाव मापी विधि, जिप्सम ब्लॉक विधि, या न्यूट्रॉन प्रकीर्णन विधि, या दाब झिल्ली उपकरण द्वारा। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉन प्रकीर्णन विधि, ठीक है। सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। पृष्ठीय तनाव मापी विधि से क्या मापते हैं, यानी कि इसका प्रयोग हम टेंसियोमीटर में करते हैं, ठीक है। किसमें करते हैं, टेंसियोमीटर में करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। यानी कि जिसका एटीएम जो है 15 एटीएम रहेगा उसका हम मापन पृष्ठ तनाव मापी विधि से करते हैं, ठीक है। जिप्सम में कितना होना चाहिए, जिप्सम के अंदर भी हम क्या करते हैं, मृदा नमी ज्ञात करते हैं, लेकिन इसमें एटीएम की मात्रा जो होती है 1 से लेके 15 एटीएम होना चाहिए, ठीक है, तब हम इसमें नमी की मात्रा ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद दाब की बात कर लेते हैं। दाब झिल्ली उपकरण में तो इसके अंदर 100 एटीएम की आवश्यकता होती है, ठीक है, 100 एटीएम की आवश्यकता होती है, ये आपको याद होना चाहिए। और यहाँ इसमें जो न्यूट्रॉन प्रकीर्णन विधि है ये सबसे प्रचलित विधि भी है, ठीक है। सी ऑप्शन जो आप देख रहे हैं न्यूट्रॉन प्रकीर्णन विधि, ये सबसे प्रचलित विधि भी है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है, इसमें से बताना है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तब इसका आंसर देंगे। पहला ऑप्शन है कि भूमि की कम तथा शून्य जुताई। दूसरा, खेत में सिंचाई से पूर्व जिप्सम का प्रयोग। चौथा ऑप्शन है फसल के अवशेष को खेत में ही रहने देना चाहिए। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही आंसर का चयन करिए, ठीक है। तो 1 या 2 दोनों सही है, या 3 सही है, या फर्स्ट और थर्ड सही है, या 1, 2 और 3 सही है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं जो भूमि की कम तथा शून्य जुताई, ये एकदम करेक्ट आंसर है। तो यानी कि इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी, तो ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद खेत में सिंचाई से पूर्व जिप्सम का प्रयोग करते हैं, ये भी एकदम करेक्ट है। यानी कि 2 ऑप्शन इसमें भी है और 2 ऑप्शन इसमें है, तो ये भी हमारा कट जाएगा, ठीक है। बचे 2 ऑप्शन, ए और डी ऑप्शन। तो यहाँ पर दिया फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना चाहिए, तो ये भी एकदम करेक्ट बात है। यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है, पहले कथन है, ठीक है। कथन देखते हैं क्या कह रहा है। काली मिट्टी कपासीय खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। फिर कारण है, यानी कि आर जो है हमारा कारण है, इनमें जैव तत्व की प्रचुर मात्रा होती है। फिर नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन करिए, ठीक है। इसमें से सही आंसर बताना है। यानी कि फर्स्ट कह रहा है दोनों, यानी कि ए और आर सही है, आर और ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है दोनों, यानी कि ए और आर सही हैं और आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी ऑप्शन देखेंगे ए सही है परंतु आर गलत है। डी ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। इन चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर काली मिट्टी के बारे में बात किया है, तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है, ये महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है, गुजरात के अंदर पाई जाती है, ठीक है, गुजरात के अंदर पाई जाती है और मध्य प्रदेश के अंदर पाई जाती है। उसके अलावा तमिलनाडु के अंदर कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण जो होता है लावा के द्वारा होता है, ठीक है, लावा के द्वारा होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो एक चीज़ और इसमें आप देंगे, यानी कि फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है, ठीक है। जैविक पदार्थ की या पदार्थों की कमी पाई जाती है। तो इस प्रकार से आप आंसर कर सकते हैं। अब आंसर इसका आप लोग आसानी से निकाल ले जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देंगे, यानी कि फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक तत्व की इसमें कमी पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या कहा है, यानी कि काली मिट्टी को कपासीय मिट्टी कहा जाता है, ये एकदम सही है। यानी कि यहाँ पर ए ऑप्शन जो दिया है ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। आर गलत क्यों है, क्योंकि जैव तत्व की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, ठीक है। जैव तत्व इसके अंदर नहीं रहते हैं, बहुत कम मात्रा रहती है। तो ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान देंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, जितने भी एग्जाम आप देख रहे होंगे इस तरीके के क्वेश्चन
काफ़ी ज़्यादा बने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हल करने की प्रयास करिए। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो ये पसंद आई तो दोस्तों में शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार की वीडियो हम रोज़ाना लेकर आते हैं। ठीक है, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।